नमस्कार, मैं लिथोमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। बीजेपी और बीएसपी पार्टी के कई नेताओं ने अखिलेश यादव से प्रेरित होकर सपा कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता ली। पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच लंबी मुठभेड़ के हुई 2 नक्सलियों की मौत। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 19 अप्रैल को होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव और 4 जून को होने वाली मतगणना के कारण 16 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव के कारण संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जो 19 अप्रैल को होगी और 4 जून को गिनती होगी। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा मूल रूप से 26 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे 16 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आयोग ने मंगलवार को घोषणा की कि आसन आम चुनाव के कारण आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो 26 मई से भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है। 2024 से 16 जून 2024 तक यूपीएससी सिविल सेवा 2024 परीक्षा का लक्ष्य विभिन्न सेवाओं में लगभग 1056 रिक्तियों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग अखिलेश यादव से प्रेरित होकर अपने पूरे दल को सपा में विलय कर रहे हैं। आरएएस प्रभात नेशनल जनरल सेक्रेटरी शिव सिंह पेटालम मोहनदास, बैकुंठ नाथ यूपी प्रेसिडेंट डॉक्टर थॉमस केरल समेत जनता दल सेक्युलर के हरियाणा पंजाब की पूरी इकाई सपा में विलय हुई। संजीव कठेरिया भाजपा नेता, रामवीर कठेरिया भाजपा नेता, हुक्म सिंह शाक्य, अनिल कठेरिया, अखिलेश कठेरिया, जय नारायण गुप्ता, नरेंद्र शर्मा, सचिन वर्मा समेत कई भाजपा नेताओं ने सपा की सदस्यता ली। शोषित समाज पार्टी के राजकुमार गौतम और भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण राजभर ने अपने हजारों समर्थकों अखिलेश यादव पर विश्वास करते हुए अपना पूरा समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया। साथ ही साथ जनता दल सेकुलर के जितने भी पदाधिकारी और दूसरे प्रदेशों के मुख्य नेता और संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों का मैं आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ भारतीय समाज दल, इनके बहुत सारे सहयोगी साथी आए हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जहां भी इनके सहयोगी साथी होंगे वहां समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। दूसरा शोषित समाज अधिकार पार्टी है, जिसका समर्थन आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को मिला है। मुझे खुशी है इस बात की कि आज जब संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा देश देख रहा है और खासकर उत्तर प्रदेश में निर्णायक लड़ाई होगी, उस समय ये समाजवादी पार्टी का साथ देने आए हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ। चौंकाने वाली घटना में जहां उत्तर प्रदेश के बदायूं में मंगलवार देर रात को मंडी समिति चौकी के पास 2 बच्चों की हत्या कर दी गई, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने दिया बयान।
घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और समाजवादी पार्टी की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। बदायूं की घटना हैरान करने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है, बहुत दुख उत्पन्न करने वाली है। लेकिन ऐसी घटना पर समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर रही है, घटिया राजनीति करके व्यर्थ के आरोप कर रही है। जबकि सच ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता और समाजवादी पार्टी अब भी व्यर्थ के आरोप प्रत्यारोप कर रही है। बेहतर होता कि वो पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती। अगर मरहम नहीं लगा सकती तो कम से कम नमक तो ना छिड़के। बिलासपुर में हुए मासूम से हैवानियत को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना से क्षेत्र में खासा आक्रोश है। क्षेत्रवासी घटना को लेकर लामबंद हो गए हैं। इसी कड़ी में घटना के विरोध में आज क्षेत्रवासियों ने बंद का आह्वान किया। क्षेत्र की सभी स्थानीय दुकानें बंद रही। व्यापारियों ने बंद को अपना समर्थन दिया और क्षेत्रवासियों ने विरोध के साथ घटना के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार की सहायता की मांग की। इसके साथ ही क्षेत्रवासियों ने क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर भी जमकर आक्रोश दिखाया और इस पर लगाम लगाने और पुलिसिंग को और चुस्त करने की भी मांग की। हमारे यहाँ दिनांक 17 को सिरगिट थाना अंतर्गत में 3 वर्षीय बच्ची का एक बलात्कार कर दिया गया था, जिसमें इसमें हत्या भी हो गई है। मामले में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना कर लिया गया है और मामले में 2 मामले में आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मामले में विवेचना में पूरी मजबूत साक्ष्य इकट्ठे भी कर लिए गए हैं और भी मामले में बयान वगैरह और भी शेष हैं। इसी की मांग को लेकर कि मजबूत कार्रवाई हो और तत्काल ज़्यादा से ज़्यादा इसको छोटी बच्ची को न्याय मिल सके, इसके लिए पुलिस तैनात है और कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। इसी के प्रयास को रखते हुए यहाँ पर भीड़ एकत्र हुई है और संवेदनशील है इस मामले में को देखते हुए दुकानें बंद करने के लिए स्वफूर्ति आह्वान किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई की भी यहाँ बातें चल रही है। इसके संबंध में प्रशासन ही बता पाएंगे। जी, क्या मांगे हैं उनकी? अभी 2 दिन पूर्व एक छोटी बच्ची के साथ एक निर्मम घटना हो गई थी यहाँ पर, रेप एंड मर्डर केस की। उसको लेकर के लोगों में बहुत ही आक्रोश है। आसपास के गांव के लोग भी एकत्र होकर के चाह रहे हैं कि उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जिसको लेकर के बड़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ आ गई है और सिरगिट्टी थाना का घेराव करते हुए सिरगिट्टी चौक पे बंद का आह्वान किए थे। बंद को सफल बना लिए हैं, लेकिन वो लोग चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि सिरगिट्टी क्षेत्र में आसपास में बहुत सारे स्कूल पढ़ते हैं। इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, इसको लेकर के लोगों के बीच में आक्रोश है और वो चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना दोबारा ना हो। इसीलिए वो लोग एक रात तक यहाँ जो असामाजिक तत्व मौजूद रहते हैं, पुलिस प्रशासन किस तरह से? पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी छूट थी पुराने समय में भी और अब आने वाले समय में देखते हैं। नए एसपी साहब ने तो आश्वस्त करके गए हैं कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से यहाँ पर नशे का कारोबार नहीं होगा। लेकिन सिरगिट्टी सही मायने में अगर कहा जाए तो नशे का अड्डा बन चुका है और बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर के माध्यम से, उनमें तो लोग यहाँ पर पुलिस थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिख पाते हैं और उन लोगों के पास जो बलात्कार की घटनाएं और असामाजिक तत्व, जो असामाजिक जो यूज़ करने वाले सामान सामग्रियाँ और रहती है, वो सब चीज़ मिलते हैं एग्रीकल्चर जहाँ पर रहते हैं उनके घर के आसपास में, और लोग अपने घर को किराए में दे करके करोड़पति बन रहे हैं और हमारा सिरगिट्टी अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने मंगलवार को 8 विधायकों को मंत्री बनाकर पहला कैबिनेट विस्तार किया। सैनी और 5 मंत्रियों ने पिछले सप्ताह शपथ ली थी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यहां राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिसार से भाजपा विधायक कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुप्ता ने संस्कृत में शपथ ली। वह पिछले ML खट्टर कैबिनेट में भी मंत्री थे। इसके बाद बड़खल विधायक सीमा त्रिखा, पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, अंबाला शहर विधायक असीम गोयल, नांगल चौधरी विधायक अभय सिंह यादव, थानेसर विधायक सुभाष सुधा, भवानी खेड़ा विधायक बिशंबर सिंह वाल्मीकि और सोहना विधायक संजय सिंह ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली।
लोक कलाओं और लोक कलाकारों के प्रोत्साहन के साथ महोत्सव की शुरुआत मंगलवार को हुई। सोन चिरैया संस्था द्वारा लोहिया पार्क गोमती नगर में आयोजित 2 दिवसीय स्वदेशी महोत्सव में भारत के 10 राज्यों के 350 से अधिक कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की लोक कलाओं का प्रदर्शन किया। आयोजक संस्था सोन चिरैया की सचिव और लोकप्रिय गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने कहा कि लखनऊ में देश भर की लोक कलाओं से सजे स्वदेशी महोत्सव को अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है। एक बार फिर देश महोत्सव तैयार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष महोत्सव में जम्मू कश्मीर, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और गुजरात के कलाकारों ने अपनी कला से मुख्य मंत्र मुग्ध किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के अलावा बहुत कम निजी संस्थाएं हैं जो लोक कलाओं को बढ़ावा देती है। इससे युवाओं में लोक कलाओं के प्रति रुझान बढ़ता है। मालिनी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक स्कूल और कॉलेज के छात्र स्वदेशी उत्सव में शामिल हों और अपनी संस्कृति परंपरा को करीब से देखें। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। सर, आज लखनऊ में लोक संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं मालिनी अवस्थी जी जो कि सोन चिरैया जो संस्था है उसकी सचिव है, संस्थापक हैं, और सोन चिरैया संस्था को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि अभी होली के पहले 1 सप्ताह पहले इतना बड़ा कार्यक्रम देशज के नाम से वो यहाँ पे लाई हैं और पूरे देश के सैकड़ों कलाकारों को, जो हमारे देश की विविधता में एकता है, जो हमारे देश की लोक संस्कृति की एक बहुत बड़ी विरासत है, उसको लोगों के सामने लाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम गया। उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। आज यहाँ पे आसाम से भी बिहू है, तो जो है वो हमारा मणिपुर का भी है, सिक्किम का भी है, राजस्थान का भी है, केरला का भी है, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे इलाकों का। तो ये इतनी सारी विविधता जो हमारी जो एक देश श्रेष्ठ भारत, एक भारत, ये इसकी बात को ला करके और लोगों तक रखने के लिए ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसके लिए मैं बधाई देता हूँ। सर, लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और अलग अलग राज्यों से लोग संस्कृत एक्टर्स आ रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे उत्तर प्रदेश में इतने विविध किस्म के लोक जो परंपरा है, चाहे वो लोकगीत के रूप में हो, लोक संस्कृति हो, लोक शिल्प हो, लोकाचार हो, लोक व्यवहार हो, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमारे हर जनपद में एक मेला का, जैसे कि बलिया में है, आजमगढ़ में है, गाजीपुर में है, जौनपुर में है, पीलीभीत में, हर जगह अपना अपना एक महोत्सव होता है। बड़े बड़े भी महोत्सव होते हैं और जितने सारे हमारे कार्यक्रम हैं, इसके साथ ही साथ जो हमारे ऐसे स्थान जहाँ पे लोगों की कलाएँ बनी हुई हैं, उन स्थानों पे भी मेला की व्यवस्था या वहाँ पे अन्य किस्म की तमाम सुविधाओं की व्यवस्था, इसके माध्यम से हमारे कलाकारों को या हमारे लोक संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसे खास तौर से जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, उन तक पहुंचाने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए संस्कृति विभाग लगातार काम कर रहा है। और इसी सिलसिले में हमारे हर कार्यक्रम में दूसरे राज्यों के भी कलाकार बुलाए जाते हैं ताकि हम उनकी कला को भी सीख सकें। सर, कल आपने दिशा निर्देश दिया है, आचार संहिता लागू हो गई, सरकारी कार्यालयों में जो नेता और मंत्री की फ़ोटो लगी उनको हटाने के निर्देश दिए, इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, ये हमारा जो भारत निर्वाचन आयोग के जो आदेश है, उस आदेशों को अल्पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए चाहे हमारे वेबसाइट के ऊपर हो या कार्यालयों में हो, सभी जगह ऐसी कोई भी निशान नहीं होना जिससे कि एक किसी को फ़ायदा मिले। तो ये उसके आदेश हटाने के लिए हो गए और सब जगह हट भी गए, सब जगह हट गए। और इसके बाद ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा जी। इनका साफ तौर पर कहना है उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बहराइच जिले की कोटवाली नानपारा पुलिस की बड़ी लापरवाही हुई है। जिले के अति संवेदनशील भारत नेपाल सीमा पर स्थित नानपारा थाने से बड़ी संख्या में कारतूस और हथियार गायब हो गए। 9 mm पिस्तौल की मैगजीन समेत दंगा नियंत्रण का सामान भी गायब।
कई कोतवाल और सीओ आए और गए, फिर भी मामला दबा हुआ है। ये सिलसिला काफ़ी पुराना है। हेड मोहरीर और कोतवाल एक दूसरे से बिना गिनती चार्ज लेते रहे। जीपी सूची गायब मिलने पर एसपी ने गठित टीम से इसकी जांच कराई। एसपी की सक्रियता से पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दंतेवाड़ा के किरणदुल क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान पुरंगेल के पहाड़ी जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। लंबी मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल में भाग खड़े हुए। वहीं एरिया सर्चिंग के दौरान 2 नक्सलियों के शव मिले, जिसमें से एक शव 5 लाख की इनामी महिला नक्सली मावड़ी लखे का और दूसरा शव 1 लाख के इनामी पुरुष नक्सली लच्छू का था। वहीं बंदूक, नक्सली वर्दी एवं अन्य सामग्री भी मिली। आदरणीय आईजी बस्तर रेंज पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ विकास कटेरिया सर एवं दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय सर के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिला में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर दंतेवाड़ा जिला में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्रों में भी गश्त नक्सल सर्च अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना किरंदुल के पुरंगेल गंपुर क्षेत्र में दरभा डिवीजन व पश्चिम बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर जिला दंतेवाड़ा की डीआरजी बस्तर फाइटर की टीम व सीआरपीएफ की 111वीं वाहिनी, 230 वाहिनी, 231 वाहिनी की यंग प्लाटून की टीम दिनांक 18/3/2024 को मेरे नेतृत्व में गंपुर क्षेत्र रवाना हुई थी। नक्सल गश्त सर्चिंग के दौरान पुरंगेल गंपुर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा पुलिस बल पर फायरिंग किया गया, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल के द्वारा उचित आड़ लेकर नक्सलियों पर फायरिंग की कार्रवाई की गई। पुलिस बल को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग खड़े हुए, जिसके बाद फायरिंग समाप्ति के बाद मौके पर सर्चिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें 2 माओवादी के शव, जिसमें एक महिला शव की पहचान डोडी लखे उर्फ लखे माड़वी निवासी कुंवरती, जो कि दरभा डिवीजन में मलांगेर एरिया कमेटी के सदस्य व प्लाटून नंबर 24 में कार्य करते थे और जिस पर पूर्व से ही 5 लाख का इनाम घोषित है, और एक अन्य पूर्व सदस्य जिसकी पहचान जिसकी पहचान लच्छू निवासी गंपुर जनताना सरदार अध्यक्ष व मिलिशिया सदस्य के रूप में हुई है। साथ ही मौके पर भरमार बंदूक, बीजीएल लांचर, नक्सल साहित्य, नक्सल वर्दी और मेडिकल की सामग्री, साहित्य और पिट्ठू बैग एवं दैनिक उपयोग की सामग्री 100 के पास बरामद। जिला कांग्रेस कमेटी रायगढ़ के अध्यक्ष अनिल शुक्ला ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड और भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज कराए जाने को लेकर कहा कि भाजपा की चाल चेहरा उजागर हो गई है। पहले कंपनियों को डरा धमकाकर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे मारकर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने चंदा ली गई है। देश में 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, जबकि 300 कंपनियां ही चंदा देती हैं। 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा चंदा देती है। भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों को अनैतिक लाभ दिलाकर इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली किया है। बहुत सारे कंपनियों को उपकृत किया है और करोड़ों के ठेके दिए हैं। किसी को डराकर, किसी को अनैतिक लाभ दिलाकर 16,000 करोड़ का चंदा वसूली किया है। सुप्रीम कोर्ट और एसबीआई ने भी कहा था कि इस तरह के विधेयक पारित करने से काला धन का दुरुपयोग बढ़ेगा और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया था। शर्मनाक बात यह है कि जब कांग्रेस ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई तो सरकार ने यह कहा
था कि देश की जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड को जानने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फटकार और फैसले के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी गई और एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के देश के सामने चाल और चेहरा उजागर हुआ है। सीबीआई आयकर विभाग का रेड करवाकर उन पर कार्रवाई करने का धमकी देकर उनसे चंदा वसूल किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश में लगभग 16 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और जिसमें 300 कंपनियां ही केवल चंदा देती हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 30 कंपनियां ऐसी हैं जो 500 करोड़ से ज़्यादा का चंदा देती हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन कंपनियों को अनैतिक लाभ दिलाकर इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के माध्यम से चंदा वसूली किया है। बहुत सारे कंपनियों को उपकृत किया है और करोड़ों के ठेके दिए हैं। तो किसी को डराकर और किसी को लाभ पहुंचाकर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 16,000 करोड़ रुपए का चंदा वसूल किया है। और इससे पूर्व भी चुनाव आयोग एवं गवर्नर एसबीआई ने इस बात का कहा था कि इस तरह के विधेयक लाने से निश्चित तौर पर काले धन का दुरुपयोग बढ़ेगा और कांग्रेस पार्टी लगातार इसका विरोध करती आई है कि भाई इस तरह के आप विधेयक न लाएं और इस तरह का चंदा वसूली न किया जाए। सबसे जो शर्मनाक बात है कि जब कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका लगाई तो शासन के पक्ष ये रखा गया कि देश की जनता को इस इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि चंदा जो भारत की जनता है वो आपको शासन के लिए चुन सकती है, तो चंदा लेने का जानकारी क्यों नहीं हो सकती। इसलिए उनके निर्णय के बाद, फटकार के बाद आज इलेक्ट्रिकल बॉन्ड का ये बड़ा घोटाला सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का चाल एवं चरित्र इस देश के सामने उजागर हो। अभी तक इतना ही, और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।